उपलब्धियों के नए शिखर को छू रहा है। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में। नई क्षति है खड़ी प्रगति के द्वार यहां पर खोले, देख देख भारत की ताकत सबकी हिम्मत डोले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में भारत आज नित नई बुलंदियों को छू रहा है। 7 साल पहले आपके मार्गदर्शन में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर काम करते हुए, आईटी की ताकत का सदुपयोग करते हुए डिजिटल तकनीक की जिस क्रांति की शुरुआत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के रूप में हुई थी, आज वो जन आकांक्षाओं को वास्तविकता का धरातल प्रदान करते हुए इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सफलता के नित नए आयाम गढ़ रही है। डिजिटल इंडिया की अनुगूंज देशवासियों के जीवन को सुगम बनाते हुए आज लक्ष्य सिद्धि के संकल्प का जयघोष बन देश को गौरवान्वित कर रही है। डिजिटल इंडिया वीक देश के डिजिटलीकरण को और सुदृढ़ करने का संकल्प है, जो नए इनिशिएटिव्स के साथ सहज व्यवस्थाएं प्रदान करने को कृत संकल्पित नए भारत का टेकेड यानी टेक्नोलॉजी डिकेड आज देश के साथ विश्व को भी राह दिखा रहा है। विश्व पटल पर दमकते नए भारत के इस नए डिजिटल स्वरूप के पीछे ताकत है देश के सशक्त और प्रेरक नेतृत्व की। मैं ममता चोपड़ा, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया सप्ताह के अवसर पर आयोजित इस विशेष समारोह में मंच पर आसीन माननीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात के सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र पटेल जी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी का सहृदय स्वागत करती हूँ। इस अवसर पर गुजरात सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सचिव मेटी माननीय श्री अलकेश शर्मा जी और उद्योग जगत के दिग्गज सभी का मैं सहृदय स्वागत करती हूँ। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले करोड़ों लोगों में से कुछ लाभार्थी भी आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अत्यंत हर्षित भाव से आप सबका भी स्वागत करती हूँ। अतिथि देवो भव के संस्कार का पालन करते हुए मैं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन करें। साथ ही इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष मोमेंटो भी भेंट किया जा रहा है, जो देश के ही सेमीकंडक्टर लैब में निर्मित वेफर, सेमीकंडक्टर चिप और उससे बने कंपोनेंट से सजा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज देश अगर डिजिटल तकनीक को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ विश्व में अग्रणी स्थान पर है, तो इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री का भी अथक परिश्रम शामिल है। मैं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपना संबोधन प्रस्तुत करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल जी, भारत सरकार में रेलवेज, टेलीकॉम एवं आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, यहाँ पर उपस्थित मंत्रीगण, एमपीगण, एमएलएगण, अलग अलग प्रदेश से आए हुए डिजिटल इंडिया के बेनिफिशरीज, स्टार्टअप्स, एकेडमिया, ऑफिशियल्स और मित्रों, आप सबको नमस्कार। और ये 2022 डिजिटल इंडिया वीक के इस इनॉग्रल प्रोग्राम में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेटी की ओर से और आप सब की ओर से मैं हृदयपूर्ण धन्यवाद देता हूं कि वो इस इनॉग्रल फंक्शन में आए। 7 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का विजन और उनका संकल्प लॉन्च किया था, मैं भी आप ही की तरह
ऑडियंस में बैठा एक पार्टिसिपेंट था। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इस 7 साल में इतना आगे, इतना प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। लेकिन इस 7 साल में डिजिटल इंडिया ने हमारे देश में बहुत बदलाव लाया है। टेक्नोलॉजी से प्रधानमंत्री मोदी जी का ईज ऑफ लिविंग और मैक्सिमम गवर्नेंस का संकल्प एक और, डिजिटल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन और युवा जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी ओर, और भारत का एक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टू टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर फॉर द वर्ल्ड, ये नया इंडिया, न्यू इंडिया का पहचान बन गया है। इंडिया स्टैक, यूपीआई, 5G, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, ड्रोन्स, AI, स्पेस, वेब 3.0 और उनके अनेक एप्लीकेशंस इन हेल्थ, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, एजुकेशन, स्किलिंग, बस यही बना रहा है न्यू इंडिया के लिए ग्लोबल रिस्पेक्ट और रिकग्निशन। पिछले 2 साल से जो महामारी के दौरान डिजिटल इंडिया ने भारत का इस रेजिलिएंट फाइट में बहुत योगदान दिया। डिजिटल सब्सिडी पेमेंट्स, दुनिया के सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, दुनिया के में सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम, लाइव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आरोग्य सेतु और कोविन जैसे ऐप, हमारे दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाना, तीसरा लार्जेस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम खड़ा करना, 100 यूनिकॉर्न को क्रिएट करना और हाईएस्ट FDI, दुनिया के सबसे देशों में से हाईएस्ट FDI भारत में लाना, इसमें सब डिजिटल इंडिया का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले दशक भारत के टेक्नोलॉजी का दशक हो, इंडियाज टेकेड। उनका विश्वास यह है कि भारत के युवा उनके परिश्रम, उनके डायनामिज्म से इस नए इंडिया, जिस न्यू इंडिया टेकेड को साकार बनाएंगे। पहले देश में 3-4 सिटीज होते थे जहां पर डिजिटल अपॉर्चुनिटीज होते थे, बट आज देश के हर कोने में स्पिरिट ऑफ स्टार्टअप्स, डिजिटल स्किल्स और सक्सेस उभर रहा है। देश के हर छोटे बड़े शहर और ग्राम में इस डिजिटल इंडिया का इम्पैक्ट हो रहा है और इंडिया का एक टेकेड कैटलाइज हो रहा है। अंत में मैं ये कहूँगा कि यही सच है, सारे जहां से अच्छा डिजिटल इंडिया हमारा। In ending, the most respected Prime Minister, I say again, on behalf of METI and behalf of everybody present here, I thank you for being here at this inauguration. And most importantly, I thank you from the bottom of our hearts for your inspiring leadership over the last 8 years and on the leadership of yours for Digital India. Dhanyavad, namaskar, Jai Hind. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप उनके द्वारा दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयासरत रहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मेरे वरिष्ठ साथी मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उपस्थित वरिष्ठ नेतृत्व, स्टार्टअप्स के एनर्जेटिक नौजवानों और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने वाले साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल पहले देश में डिजिटल इंडिया की यात्रा आरंभ हुई थी। इसके 3 मुख्य आयाम हैं। पहला आयाम है स्टार्टअप इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया के द्वारा हमारे नौजवान साथियों की ऊर्जा को देश की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में चैनलाइज किया, हजारों की संख्या में लोगों को जोड़ा। जब स्टार्टअप इंडिया आरंभ हुआ था तो हम सबको ध्यान है कि प्रतिपक्ष किस तरह के कटाक्ष करता था, लेकिन आज देखिए 2014 में जहां मात्र कुछ 600, 700, 400 स्टार्टअप्स थे, आज 73,000 स्टार्टअप्स देश में, 73,000।
और इनमें से लगभग आधे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रधानमंत्री जी का देश की विकास में। इन स्टार्टअप्स ने 7 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं, 7 लाख एम्प्लॉयमेंट। और 2014 में जहां भारत में कुछ गिने चुने 2, 4, 5 यूनिकॉर्न्स होते थे, आज 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। पूरे के पूरे यूरोप से भी ज़्यादा, कितने डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा। और भारत तो हमेशा टैलेंट नेशन की तरह तो स्वीकारा जाता ही जाता था। आज हमें दुनिया के 3 सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्वीकारा गया है। डिजिटल इंडिया का दूसरा स्तंभ है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने साधारण मानवी के जीवन को छूने वाली कई सेवाओं को डिजिटल माध्यम से पहुंचाया, उपलब्ध करवाया। एक नया मॉडल क्रिएट किया जिसमें सरकार और स्टार्टअप्स दोनों भागीदार बने, पार्टनर्स बने। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, विशेषकर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें डिजिटल सर्विसेज पे कुछ कंपनियों की मोनोपोली बन गई है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया जिसमें पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बने, स्टार्टअप्स उसके साथ जुड़े और डिजिटल सर्विसेज को पहुंचाने का जो माध्यम बना वो एक बहुत बड़े आयाम में लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसी में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं रहा। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका यूपीआई। इस साल मई और जून दोनों महीनों में लगातार करीब 10 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें संकल्प दिया था कि यूपीआई को दुनिया भर में पहुंचाओ। अब करीब 30 देश के साथ इसके साथ वार्तालाप चल रहा है और 3 देशों ने ऑलरेडी MOU साइन कर लिए हैं, सिंगापुर ने, UAE ने और फ्रांस ने। इसी तरह के पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में भी और भी कई क्षेत्रों में बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया का तीसरा आयाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। 8 साल पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करीब नगण्य थी, छोटी सी इंडस्ट्री होती थी। आज $75 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है। रोजगार 25 लाख के आसपास रोजगार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जनरेट हुआ है। हाई क्वालिटी रोजगार है ये। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने संकल्प रखा है देश के सामने, आगामी 5 वर्षों में $300 बिलियन तक इस इंडस्ट्री को ले जाना है, यानी विश्व के टॉप 3 कंट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पहुंचना है। और रोजगार को आज के 25 लाख से 80 लाख तक पहुंचाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज डिजिटल इंडिया वीक के लिए आपने समय दिया, हमेशा आप मार्गदर्शन करते हैं और आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके संकल्प को सिद्धि में करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। जन आकांक्षाओं को पूरा कर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है गुजरात। मैं गुजरात के सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र पटेल जी से विनयपूर्ण निवेदन करती हूं कि कृपया आज के इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે આયોજિત ભારત સરકારના ઇલેક્ટ્રોનિક અને સૂચના પ્રૌદ્યોગિક મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત ડિજિટલ ઇન્ડિયા વીક કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત ભારત વર્ષના હૃદય સમ્રાટ, વૈશ્વિક નેતા, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, केंद्रीय रेलवे संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिक मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, IT और स्किल डेवलपमेंट विभागना राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, गुजरात प्रदेशना अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, मारा साथी मंत्रीमंडलना सौ सदस्यश्रीओ, धारासभ्यश्रीओ, सांसदश्रीओ, IT सेक्टरना सौ संचालकश्रीओ, स्टार्टअप
સેક્ટર સાથે સંકળાયેલા અગ્રણીશ્રીઓ, ટેકનિશી મિત્રો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના વરદ હસ્તે ડિજિટલ ઇન્ડિયા વીકનો શુભારંભ આજે ગુજરાતની ધરતી પરથી થવા જઈ રહ્યો છે, તે આપણા સૌ માટે ગૌરવપૂર્ણ ઘટના છે. સાથે સાથે આજે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના દિશા દર્શનમાં ગુજરાતે આજે વધુ એક ગૌરવ મેળવ્યું છે, જે ભારત સરકારે આજે જાહેર કરેલ સ્ટાર્ટઅપ રેન્કિંગ 2021માં ગુજરાતનો પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો છે. ગુજરાત સતત ત્રીજી વાર આપશ્રીના માર્ગદર્શનમાં બેસ્ટ પરફોર્મન્સ સ્ટેટની ગૌરવ સિદ્ધિ પણ સાથે સાથે મેળવી છે. 2014 પહેલા પણ દેશમાં કોમ્પ્યુટર, મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટની સુવિધાઓ તો હતી જ, પણ ડિજિટલ ઇન્ડિયાના નિર્માણનો વિચાર માત્ર આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આવ્યો. દેશનું શાસન દાયિત્વ સંભાળ્યા અને એક જ વર્ષમાં તેમણે 2015માં ડિજિટલ ઇન્ડિયા મિશન શરૂ કર્યું અને તેની ઉત્તર જ્વલંત સફળતાને પગલે આજે ડિજિટલ ઇન્ડિયા વીકનો તેમના જ હસ્તે પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. આદરણીય શ્રી મોદીજીના માર્ગદર્શનમાં અનેકવિધ ડિજિટલ પહેલ, ઈ ગવર્નન્સ પદ્ધતિઓ પાછળ 2-2.5 દાયકાથી સફળતાપૂર્વક આપણે અમલ કરી રહ્યા છીએ. ડિજિટલ ટેકનોલોજીએ પ્લાનિંગ, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, ફીડબેકની એક આખી સાયકલ ઘડી આપી છે, જેથી સરકારને પણ સમયને અનુરૂપ બદલાવ લાવવાની દિશા મળે છે. પીએમ ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. ભારત સરકારે 16 જેટલા વિભાગને એક મંચ પર લાવી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને કનેક્ટિવિટીને લગતા પ્રોજેક્ટનો અમલ ઝડપી બનાવ્યો છે. ગુજરાત આ પીએમ ગતિશક્તિ પ્લાન અંતર્ગત સક્રિયપણે કાર્યરત છે. સરકારની વિવિધ કલ્યાણ યોજનાના લાભ હોય કે ખેડૂતો, ગંગા સ્વરૂપા બહેનો, યુવા છાત્રોને મળતી લોન સહાય હોય, બધા જ નાણાકીય વ્યવહાર હવે ડિજિટલ ટેકનોલોજીથી ડીબીટીથી થાય છે. મને જણાવતા ગર્વ થાય છે કે ડીબીટીથી લાભ આપવામાં ગુજરાત દેશમાં મોખરે છે. નાગરિકોને ઘર આંગણે સરકારી સેવાનો લાભ મળી રહે તે માટે વેબ અને મોબાઈલ આધારિત ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ વન સ્ટોપ ડેસ્ટિનેશન તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. ભારત નેટના ફાઇબર ઓપ્ટિક માળખાના ઉપયોગથી ડિજિટલ સેવા સેતુ દ્વારા રાજ્ય સરકાર 300થી વધુ સેવાઓ 14,000થી વધુ ગ્રામ પંચાયતના ઈ ગ્રામ કેન્દ્રો ઉપર ઘર આંગણે પહોંચાડી રહી છે. ગુજરાતમાં 35,000 કિલોમીટરથી વધારે લંબાઈના ઓપ્ટિક ફાઇબર સરકારે પાથર્યા છે. તેના પરિણામે રાજ્યની 99.97% ગ્રામ પંચાયતો ઓપ્ટિક ફાઇબર કનેક્ટિવિટી ઉપલબ્ધ છે. સરકારી કચેરીઓમાં પારદર્શક, ઝડપી અને પેપરલેસ વહીવટ માટે ઈ સરકાર પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કર્યો છે. ડિજિટલ ટેકનોલોજીની મદદથી ક્રાઇમ પ્રિવેશન અને ટ્રાફિક કંટ્રોલ માટે આશ્વત અને વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ સરકારે અમલમાં મૂક્યા છે. તાજેતરમાં જ અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની 145મી રથયાત્રામાં બોડી વોર્ન કેમેરા અને ડ્રોન કેમેરાથી ડિજિટલ સર્વેલન્સ કરવામાં આવ્યું હતું. ડ્રોન ટેકનોલોજી અને ડિજિટલ ટેકનોલોજીના સમન્વયથી ખેતરોમાં ખાતર છાંટવાની પહેલ પણ ગુજરાતે કરી છે. સીએમ ડેશબોર્ડ વહીવટીતંત્રની ગતિવિધિઓ પર દેખરેખ રાખવા માટે સરકારનું ત્રીજું નેત્ર બન્યું છે. વિવિધ વિભાગના પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટરનું સીએમ ડેશબોર્ડ પરથી નિરીક્ષણ કરી ગુજરાત સરકારે ઇઝ ઓફ ગવર્નન્સ સાકાર કર્યું છે. શિક્ષણ વ્યવસ્થાનું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને મશીન લર્નિંગના આધારે વિશ્લેષણ કરવા માટે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના વરદ હસ્તે કાર્યરત થયું છે. જી શાળા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ડિજિટલ લર્નિંગ કન્ટેન્ટ આપવામાં પણ સરકાર સફળ રહી છે. રાજ્ય સરકારે જાહેર કરેલી આઈટી પોલિસી 2022-27ને રોકાણકારોનો વ્યાપક પ્રતિસાદ મળ્યો છે. પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગકારો, રોકાણકારો ગુજરાતની આ પોલિસીના પ્રોત્સાહન લાભથી પ્રેરિત થઈ રાજ્યમાં આઈટી ક્ષેત્રે રોકાણ માટે આવતા થયા છે.
ગુજરાત મક્કમ ગતિએ ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશનની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. આવનાર 25 વર્ષ એટલે કે આઝાદીના અમૃતકાળ દરમિયાન વિકાસનો મુખ્ય આધાર ડિજિટલ ટેકનોલોજી બનવાની છે. ત્યારે આપણે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં એ માટેનો પાયો અત્યારથી જ નખાઈ ગયો છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયાના અમૃતકાળ દરમિયાન દેશનું ગ્રોથ એન્જિન ગુજરાત પણ ડિજિટલ ક્રાંતિમાં અગ્રેસર રાજ્યની ભૂમિકા અદા કરશે તેવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का निरंतर व्यापक होता दायरा और लाभार्थियों का बढ़ता आंकड़ा आज इस बात का संकेत है कि आज ये एक जन अभियान बन गया है, जिसकी उपलब्धियों पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवीय की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जा रही, सरकार हटती जा रही। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। 1 जुलाई 2015 देश ने देखा एक सपना। I dream of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. बिफोर डिजिटल इंडिया हम भाग रहे थे सरकार के पीछे। आज सरकार आ रही है हम तक। बिफोर डिजिटल इंडिया गरीब आदमी के पास बैंक अकाउंट नहीं, मतलब गरीब हमेशा साहूकारों के सहारे। आज 45 करोड़ 72 लाख से अधिक जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की कुल जनसंख्या से भी अधिक। बिफोर डिजिटल इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकतर बाहर से इंपोर्ट करता था। आज भारत दुनिया का ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करता है। बिफोर डिजिटल इंडिया में ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स। आज 70,000 के करीब स्टार्टअप्स भारत में। बिफोर डिजिटल इंडिया देश में 11 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर। आज 28 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का जाल। इन 7 सालों में देश ने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, तो हम पेंडेमिक को हरा पाए। पर दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि आज डिजिटल इंडिया नहीं होता तो? डिजिटल इंडिया है तो आज इज्जत है। किसी के सामने हाथ फैलाए बिना डीबीटी से पूरा का पूरा पैसा सीधा खाते में आता है। सुन लो सर्रा, आ गई किसान सम्मान की तीसरी किस्त। अगर डिजी लॉकर नहीं होता तो मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल में नहीं होते। भाई साहब, मोबाइल डाटा एक प्लेट चाट से भी सस्ता हो गया, तभी तो हमारे बच्चे महामारी में भी घर बैठे पढ़ पाए। 5वीं पास हो चुका है बबलू। उमंग ऐप है तो 1500 से ज्यादा सरकारी सेवाएं हमारे उंगली को छोड़ पर है। भला हो जो कोविन ऐप था तो हाथों हाथ टीके लगे। डिजिटल इंडिया नाहिले लाइफ सर्टिफिकेट बनाबले भी ना पड़े कि टेबल बिराय থাকিব। डिजिटल इंडिया हा गाने गोटे भी बनाबो पारा होइसे, पेंसिल भी आहिसे सारी। If there was no digital India, today mobile phones would not have been made in small towns. There is no dream of a unicorn in Nagaland without digital India. कोरोना महामारी के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो मदद मिली ना, उसी ने तो मेरी और मेरे परिवार की जान बचाई। इन 7 सालों में हम लाइन से ऑनलाइन और क्यू से क्यूआर तक तो आ गए हैं। आज दुनिया के 40% डिजिटल लेन देन अकेले भारत में हो रहे हैं और हम लगातार यूपीआई ट्रांजैक्शंस के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं।
टेलीमेडिसिन आज गांव गरीब के पास है। 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विसेज सेंटर्स देश के कोने कोने में ई सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से वन नेशन वन राशन कार्ड का सपना साकार हो रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से हमारा यूथ क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर करने के सुझाव और इनोवेशन दे रहा है। पहले दुनिया टेक्नोलॉजी बनाती थी, हम इस्तेमाल करते थे। आज हम दुनिया के ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब भारत का लक्ष्य है 100%। आने वाला डेकेड होगा टेकेड, जब सभी 130 करोड़ भारतीय इंटरनेट से जुड़े होंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से डिजिटल होगी और सभी योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक हाथों हाथ पहुंचा रही होगी। कोई छूटेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। एआई, सेमीकंडक्टर, ड्रोन्स सेक्टर्स में लाखों स्टार्टअप्स मशरूम हो रहे होंगे। भारत की स्किल दुनिया के काम आएगी। गली गली से टेक्नो स्टार्स निकलेंगे जो भारत को दुनिया का टेक्नोलॉजी टैलेंट हब बनाएंगे। 2025 तक हम छलांग लगा चुके होंगे $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी की ओर। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। डिजिटल इंडिया, catalyzing न्यू इंडियाज डेकेड। जय हिंद। समाज के कमजोर लोगों की ताकत बना है डिजिटल इंडिया। वंचितों की आवाज, युवाओं का हमराज, महिलाओं का विश्वास बना है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया वीक के अवसर पर अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे 7 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स को इस मंच से लॉन्च करें जो नागरिकों का जीवन सुगम बनाएंगे। इनमें पहला इनिशिएटिव है indiastack.global, जो कि भारत के प्रमुख डिजिटल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को समस्त विश्व को उपलब्ध कराता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर indiastack.global लॉन्च करें। The Digital India Mission, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, has led India far into the digital era. Innovative and transformational projects, Aadhaar, UPI, COVID, DigiLocker, Umang, Diksha, eSanjeevani, and many more like these form the foundational building blocks of India Stack. These together have resulted in ease of living for 1 billion plus people and led to efficiency, transparency, accountability in the governance. These technology-led innovations, based on open standards and interoperability principles, are now available on indiastack.global. Digital solutions from India will now be shared globally so that other nations can reuse them, adopt them, and benefit from India's positive experiences. Riding the wave of digital technology, indiastack.global will catapult India's techade and further India's ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. indiastack.global. धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। दूसरी महत्वपूर्ण पहल है माई स्कीम सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, जो आपको आपकी पात्रता के आधार पर योजनाओं को दर्शाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनयपूर्ण आग्रह करती हूं कि कृपया बटन दबाकर माई स्कीम प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित करें। योजना अपने लिए सरकारी, ढूंढने में थी दुश्वारी। दफ्तर दफ्तर ढूंढे उसको, कहां मिले वो, पता ये किसको। 138 करोड़ लोगों का देश,
और तमाम योजनाओं में से अपने मतलब की योजना ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अब माई स्कीम है आई, दूर हुई सब कठिनाई। अब पात्रता के अनुसार उपभोक्ता ढूंढ सकते हैं अपनी योजना। बस अपना मूल विवरण एंटर करें और सारी योजनाओं की जानकारी पाएं। खोज के मिलते सरल उपाय सही स्कीम तक ये पहुंचाए। जगह जगह अब नहीं खोजना, आसानी से मिले योजना। myscheme.gov.in। आपका आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब लॉन्च की जाएगी मेरी पहचान, पहचान एक सेवाएं अनेक, नेशनल सिंगल साइन ऑन सर्विस। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, कृपया इसे भी राष्ट्र को समर्पित करें। मेरी पहचान, एक ही लॉगिन से कोविन, उमंग और माई गव जैसी सुविधाएं करिए प्राप्त। NSSO यानी नेशनल सिंगल साइन ऑन। ईमेल, मोबाइल, गवर्नमेंट आईडीज लाइक पैन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके कर सकते हैं रजिस्टर। सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग यूजर क्रेडेंशियल्स के साथ ये देगा कई ऑनलाइन एप्लीकेशन और सर्विसेज तक एक्सेस। इसकी यूजर ऑथेंटिकेशन और वेरीफाइड आइडेंटिटी सर्विसेज की खूबी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राह भी करेगा आसान। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें मेरीपहचान.gov.in पर। पहचान एक, सेवाएं अनेक। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अगली डिजिटल पहल है डिजिटल इंडिया भाषिणी, जिससे देश के नागरिक अपनी अपनी भाषा में ही इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के लाभ ले सकेंगे और एक बहुभाषीय डेटा सेट तैयार कराने में सहयोग कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं, कृपया डिजिटल इंडिया भाषिणी का शुभारंभ करें। भाषिणी, भाषिणी, भाषिणी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाषाओं को जोड़ेगी भाषिणी। डिजिटल इंडिया को सबकी भाषा में उपलब्ध कराएगी भाषिणी। अपनी भाषा में योगदान कर, AI तकनीक उपयोग कर, सबकी भाषा से अपनी भाषा में गर्व से जुड़ेगा इंडिया। अब अपनी भाषा में ज्ञान बढ़ेगा, मातृभाषा का मान बढ़ेगा, जन जन का कल्याण बढ़ेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि अब अपनी भाषा में बोलेगा, सुनेगा, लिखेगा और पढ़ेगा इंडिया। आइए मिलकर भाषा दान करें, भाषिणी को साकार करें। बोलो इंडिया, सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, देखो इंडिया। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत अब लॉन्च की जाएगी जेनेसिस, जेनेक्स सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का अनूठा प्रयास है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं, कृपया बटन दबाकर जेनेसिस लॉन्च करें। आठ साल पहले स्टार्टअप मात्र एक शब्द था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन में शुरू हुए डिजिटल इंडिया ने इंडिया को बनाया दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप हब में से एक। आज यहां हैं 70,000 प्लस स्टार्टअप्स, 103 यूनिकॉर्न्स। टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं। उनकी भारतीय प्रोडक्ट्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाने में बड़ी भूमिका भी है।
इन शहरों में भी स्टार्टअप्स की क्षमता को देखते हुए और उन्हें सफल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया की पहल के तहत आजादी के अमृत महोत्सव पर लाया गया है डिजिटल इंडिया जेनेसिस, जो स्टार्टअप्स की अगली पीढ़ी को संपूर्ण सपोर्ट देगा। ये एक हाई इंपैक्ट डिजिटली ड्रिवन नेशनल प्लेटफॉर्म होगा जो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन, मेंटोरशिप, मार्केट एक्सेस के साथ साथ सीड फंडिंग की सुविधा को उपलब्ध कराएगा। 750 करोड़ से भी अधिक की धनराशि से 10,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को इंपैक्ट करते हुए डिजिटल इंडिया जेनेसिस $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी के लक्ष्य की दिशा में भारत सरकार का एक बड़ा कदम है। आपका आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। अगला इनिशिएटिव है चिप्स टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम। देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने की सोच को साकार करने के लिए अगले 5 सालों में 85,000 स्पेशलाइज्ड चिप डिजाइनर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें चयनित प्रथम 30 संस्थानों की आज घोषणा की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं, कृपया चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करें। The government has announced a holistic policy to catalyze India's semiconductor ecosystem. In line with this, MeitY has announced Digital India Initiative Chips to Startup program for capacity building, inviting participation from academia, R&D organizations, startups, and MSMEs. C2S program aims to generate 175 semiconductor chips, 25 startups, 85,000 manpower at BTech, MTech, PhD level in chip design area at 100 institutions by way of providing them exposure of the entire chip design cycle. Now, the first cohort of 30 institutions to be supported under C2S program is being unveiled, which will catapult India's growth in the field of semiconductor design. धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से करोड़ों भारतीयों की जिंदगी में जीवन सुगमता का उजियारा फैला है। देश भर में से ऐसे बदलावों और परिवर्तनकारी अनुभवों को समेटकर तैयार की गई है ई बुक कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड, जो न्यू इंडिया के टेकेड यानी तकनीक दशक की उपलब्धियों को रेखांकित करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर ई बुक लॉन्च करें। ई बुक जो आपको ले जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया को साकार कर डिजिटल इंडिया अद्भुत सफर पर जहां आप देखेंगे और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों की। तो ये ई बुक जो देश भर में करोड़ों भारतवासियों की जिंदगी बदलने वाले अनुभवों को समेटकर तैयार की गई है। आपका आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आज का भारत नया भारत है, जिसकी विकास गाथा के रचनाकार हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण देश की सिद्धि और समृद्धि की गूंज सारे विश्व में है। करोड़ों जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले जन नायक, राष्ट्र नायक माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुग्रह है कि अपने आशीर्वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार उद्घोष के साथ स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। नमस्ते। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी,
श्री राजीव चंद्रशेखर जी, अलग अलग राज्यों से जुड़े सभी प्रतिनिधि, डिजिटल इंडिया के सभी लाभार्थी, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री से जुड़े सभी साथी, एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, देवी और सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम 21वीं सदी में निरंतर आधुनिक होते भारत की एक झलक लेकर आया है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। मुझे खुशी है कि 8 वर्ष पहले शुरू हुआ ये अभियान बदलते हुए समय के साथ खुद को विस्तार दे रहा है। हर साल डिजिटल इंडिया अभियान में नए आयाम जुड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में जो नए प्लेटफॉर्म, नए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, वो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने छोटी छोटी वीडियो में देखा, माई स्कीम हो, भाषिणी भाषा दान हो, डिजिटल इंडिया जेनेसिस हो, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम हो, या बाकी सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाले हैं। विशेष तौर पर इनका बड़ा लाभ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को होगा। साथियों, समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत इसका भुक्तभोगी रहा है, लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री 4.0, आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। और मुझे इस बात की दोहरी खुशी है कि गुजरात ने इसमें भी एक तरह से पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। थोड़ी देर पहले यहां डिजिटल गवर्नेंस को लेकर गुजरात के बीते 1.5 दशकों के अनुभवों को दिखाया गया है। गुजरात देश का पहला राज्य था जहां गुजरात स्टेट डेटा सेंटर GSDC, गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क GSWAN, ई-ग्राम सेंटर्स और ATVT जन सेवा केंद्र जैसे पिलर्स खड़े किए गए। સુરત બારડોલીની પાસે આપણે
जब सुभाष बाबू कांग्रेसના અધ્યક્ષ બન્યા હતા ત્યાં સુભાષ બાબુની યાદમાં એક કાર્યક્રમ કર્યો હતો અને ઈ ગ્રામ વિશ્વ ગ્રામનું લોન્ચિંગ કર્યું હતું એ વખતે. गुजरात के अनुभवों ने 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस का व्यापक हिस्सा बनाने में बहुत मदद की है. धन्यवाद गुजरात. यही अनुभव डिजिटल इंडिया मिशन का आधार बने. आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है. 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है जिसका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, उनके लिए तो आज डिजिटल लाइफ बहुत कूल लगती है, फैशन स्टेटमेंट लगता है उनको. लेकिन सिर्फ 8-10 साल पहले की स्थितियों को याद कीजिए. बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लाइन, बिल जमा करना है तो लाइन, राशन के लिए लाइन, एडमिशन के लिए लाइन, रिजल्ट और सर्टिफिकेट के लिए भी लाइन, बैंकों में लाइन. इतनी सारी लाइनों का समाधान भारत ने ऑनलाइन होकर कर दिया. आज जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक की पहचान देने वाले जीवन प्रमाण पत्र तक सरकार की अधिकतर सेवाएं डिजिटल है. वरना पहले सीनियर सिटीजन को, खास करके पेंशनर को जाकर के कहना पड़ता था कि मैं जिंदा हूं. जिन कामों के लिए कभी कई कई दिन लग जाते थे, वो आज कुछ पलों में हो जाते हैं. साथियों, आज डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है. जनधन, मोबाइल और आधार, JAM, ये इसकी जो त्रिशक्ति का देश के गरीब और मिडिल क्लास को सबसे अधिक लाभ हुआ है. इससे जो सुविधा मिली है और जो पारदर्शिता आई है, उससे देश के करोड़ों परिवारों का पैसा बच रहा है. 8 साल पहले इंटरनेट डेटा के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता था, उससे कई गुना कम, यानी एक प्रकार से नगण्य, उस कीमत में आज उससे भी बेहतर डेटा सुविधा मिल रही है. पहले बिल भरने के लिए, कहीं एप्लीकेशन देने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, बैंक से जुड़े काम हो, ऐसी हर सेवा के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. रेलवे का आरक्षण करवाना और गांव में रहता हो तो बेचारा है पूरा दिन खपा करके शहर में आता था. 100-150 रुपया बस का किराया खर्चा करता था और फिर लाइन में लगता था रेलवे आरक्षण के लिए. आज वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाता है और वहीं से उसको ये मेरी कॉमन सर्विस सेंटर वाली फोन दिखती है और वहीं से उसका काम हो जाता है, गांव में ही हो जाता है. और गांव वालों को भी पता है कि यहां ये व्यवस्था है. इसमें भी
किराए, भाड़े, आना जाना, दिन लगाना, सभी खर्चों में कटौती आई है। गरीब, मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए तो ये बचत और भी बड़ी है, क्योंकि उनका पूरा दिन बच जाता है। और कभी कभी हम सुनते थे ना, टाइम इज मनी। सुनने और कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका अनुभव सुनते हैं तो दिल को छू जाता है। मैं अभी काशी गया था, तो काशी में रात को, दिन में तो इधर उधर जाता हूं तो ट्रैफिक और लोगों को परेशानी, तो फिर मैं रात को 1-1:30 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म पर चला गया देखने के लिए वे कहाँ क्या हाल है, क्यों वहाँ का एमपी हूं तो काम तो करना है। तो मैं वहाँ पैसेंजरों से बात कर रहा था, स्टेशन मास्टर से बात कर रहा था, क्योंकि मेरा सरप्राइज विजिट था, कोई बता के तो गया नहीं था। तो मैंने कहा भाई ये जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है क्या अनुभव है, और ऑक्यूपेंसी कैसी रहती? अरे बोले साहब इतनी उसकी मांग है कि हमें कम पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो थोड़ी ट्रेन महंगी है, इसकी टिकट ज्यादा लगती है, इसमें लोग क्यों जाते हैं? बोले साहब इसमें मजदूर लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, गरीब लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। मैंने कहा कैसे भाई? मेरे लिए सरप्राइज था। बोले वो 2 कारण बताते हैं। एक, बोले वंदे भारत ट्रेन में स्पेस इतनी है कि सामान उठा के लेके जाते हैं तो रखने की जगह मिल जाती है। गरीब का अपना एक हिसाब है। और दूसरा, समय जाने में 6-8 घंटे बढ़ जाता है, तो वहां तुरंत काम पे लग जाता हूं, तो 6-8 घंटे में जो कमाई होती है टिकट तो उससे भी कम में लग जाती है। टाइम इज मनी कैसे गरीब हिसाब लगाता है, बहुत पढ़े लिखे लोगों को इसकी समझ बहुत कम होती है। साथियों, ई संजीवनी जैसी टेली कंसल्टेशन की जो सेवा शुरू हुई है, मोबाइल फोन से बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ प्राइमरी सारी चीजें पूरी हो जाती है। और इसके माध्यम से अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने घर में बैठे ही अपने मोबाइल से अच्छे अस्पताल में अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट किया है। अगर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी कठिनाइयां होती, कितना खर्चा होता। ये सारी चीजें डिजिटल इंडिया सेवा के कारण जरूरत नहीं पड़ी। साथियों, सबसे बड़ी बात जो पारदर्शिता इससे आई है, उसने गरीब और मध्यम वर्ग को अनेक स्तरों पर चलने वाले भ्रष्टाचार से मुक्ति दी है। हमने वो समय देखा है जब बिना घूस दिए कोई भी सुविधा लेना मुश्किल था। डिजिटल इंडिया ने सामान्य परिवार का ये पैसा भी बचाया है। डिजिटल इंडिया बिचौलियों के नेटवर्क को भी समाप्त कर रहा है। અને મને તો યાદ છે એકવાર વિધાનસભામાં ચર્ચા થયેલી, અને આજે ચર્ચાને યાદ કરું તો મને આશ્ચર્ય થાય કે આવી બધી વાત વિધાનસભામાં થતી હતી. કેટલાક પત્રકારો જઈને શોધશે, હવે શોધી કાઢશે બધું. વિષય એવો હતો કે જે વિધવા પેન્શન મળે છે, તો એ વખતે મેં કહ્યું કે આપણે એક કામ કરો ભાઈ, પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતા ખોલાવી દો અને ત્યાં એમનો ફોટો હોય અને આ બધી વ્યવસ્થા હોય, અને પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને એ જે વિધવા બહેન હોય એને પેન્શન મળી જાય. હોબાળો મચી ગયો, તોફાન મચી ગયો. મોદી સાહેબ તમે શું લાયા છો? વિધવા બહેન ઘરની બહાર નીકળે કેવી રીતે? એ બેંકમાં જાય, પોસ્ટ ઓફિસમાં જાય કેવી રીતે?
એને પૈસા લે કેવી રીતે, બધું જાત જાતનું ભાષણ તમે વાંચો તો બધી મજા આવે એવું બધું બોલ્યા છે. મેં કોઈ ભાઈ મારે તો આ રસ્તે જવું છે, હવે તમે મદદ કરો તો સારું. ના કરી મદદ, પણ આપણે ગયા, કારણ જનતાએ મદદ કરી છે ને. પણ આ તોફાન શું કરવા મચાવતા હતા સાહેબ? એમને વિધવાની ચિંતા નહોતી. જ્યારે અમે પોસ્ટ ઓફિસમાં ફોટો પહેચાન આ બધી વ્યવસ્થા ઊભી કરી ત્યારે તો આ ડિજિટલની દુનિયા એટલી બધી પહોંચી નહોતી. તમને આશ્ચર્ય થશે, સેંકડો વિધવા એવી મળી કે જે દીકરીનો જન્મ જ નહોતો થયો ને વિધવા થઈ ગઈ હતી ને પેન્શન જતું હતું. હવે આ કોના ખાતામાં જતું હશે તમને ખબર પડી હશે. એટલે કાગા રોડ થાય કે ના થાય, આવા બધા બૂચબંધ કરી દઈએ એટલે તકલીફ તો પડે ને ભાઈ. આજે ટેકનોલોજીનો उपयोग કરીને डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बीते 8 साल में 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे गए हैं. इस टेक्नोलॉजी की वजह से देश के 2,23,000 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए जो किसी और के हाथ में, गलत हाथ में जाते थे, वो बच गए हैं दोस्तों. साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है वो है शहर और गांव के बीच की खाई को कम करना. हमें याद होगा शहर में तो फिर भी कुछ सुविधा थी, गांवों के लोगों के लिए तो हालत और भी मुश्किल भरे थे. गांव और शहर की खाई भरेगी इसकी भी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था. गांव में छोटी से छोटी सुविधा के लिए भी आपको ब्लॉक, तहसील, जिला हेडक्वार्टर के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. ऐसी सारी मुश्किलों को भी डिजिटल इंडिया अभियान ने आसान बनाया है और सरकार को नागरिक के द्वार पर, उसके गांव, घर और उसकी हथेली में फोन पर लाकर खड़ा कर दिया है. गांव में सैकड़ों सरकारी सेवाएं डिजिटली देने के लिए पिछले 8 वर्ष में 4 लाख से अधिक नए कॉमन सर्विस सेंटर जोड़े जा चुके हैं. आज गांव के लोग इन केंद्रों से डिजिटल इंडिया का लाभ ले रहे हैं. मैं पिछले दिनों ત્યાં દાહોદ આવ્યો હતો, તો દાહોદમાં બધા મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનોને મળવાનું થયું. તો એમાં એક દિવ્યાંગ કપલ હતું, 30-32 વર્ષની ઉંમર હશે. એણે મુદ્રા યોજનામાંથી પૈસા લીધા, કોમ્પ્યુટરનું થોડું બધું શીખ્યા અને પતિ પત્નીએ કોમન સર્વિસ સેન્ટર શરૂ કર્યું દાહોદના આદિવાસી જિલ્લાના એક નાના ગામડામાં. એ ભાઈ અને એમના પત્ની મને મળ્યા. એ મને કે સાહેબ મારી એવરેજ 28,000 રૂપિયાની આવક છે. ગામડામાં લોકો હવે મારે ત્યાં જ સેવા લે છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયાની તાકાત જુઓ ભાઈ. 1.25 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर, ग्रामीण स्टोर अब ई कॉमर्स को भी ग्रामीण भारत तक ले जा रहे हैं. एक बीजो अनुभव व्यवस्थाओं केवी रीते लाभ लेवाय મને યાદ છે જ્યારે હું અહીંયા ગુજરાતમાં હતો તો ખેડૂતોને વીજળી બિલ ભરવા માટે તકલીફ પડતી હતી. એના પૈસા લેવાની જગ્યાઓ 800 કે 900 હતી. મોડો પડે એટલે નિયમ પ્રમાણે વીજળી કનેક્શન કપાઈ જાય. ફરી કનેક્શન લેવું એટલે બીજું પાછું પેમેન્ટ કરવું પડે. આપણે ભારત સરકારને એ વખતે વિનંતી કરી
અટલજીની સરકાર હતી. અટલજીને મેં વિનંતી કરી કે સાહેબ આ પોસ્ટ ઓફિસમાં લેવાનું મને ચાલુ કરી આપો ને. વીજળીનું બિલ અમારા ખેડૂતનું પોસ્ટ ઓફિસવાળા લે એટલું કરી આપો. અટલજી મારી વાત માની અને ગુજરાતમાં ખેડૂતોને વીજળીની તકલીફમાંથી મુક્તિ મળી ગઈ હતી. વ્યવસ્થાઓ ઉપયોગ કેમ કરાય એવો હમણાં એક પ્રયોગ મેં દિલ્હીમાં ગયા પછી કર્યો. આદત તો જાય નહીં કારણ કે આપણે અમદાવાદી સિંગલ ફેર ડબલ જર્ની વાળો ટેવ પડેલી. એટલે આપણે રેલવેની પોતાનું વાઈફાઈ બહુ સ્ટ્રોંગ નેટવર્ક છે. એટલે એ વખતે અમારા રેલવેના મિત્રોને કહ્યું, આ 2019ની ચૂંટણી પહેલાની વાત છે, મેં એમને કહ્યું કે ભાઈ રેલવેના જે પ્લેટફોર્મ છે એના પર વાઈફાઈ મફત કરી દો અને આજુબાજુના ગામડાના બાળકોને ત્યાં આવીને ભણવું હોય તો આવે, એને વાઈફાઈ મફત મળે, એને કનેક્ટિવિટી મળી જાય, અને જે વાંચવું હોય ભણવું હોય ભણે. તમને આશ્ચર્ય થશે, હું એકવાર વર્ચ્યુઅલી કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરતો હતો. અનેક લોકો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી રેલવે પ્લેટફોર્મ પર મફત વાઈફાઈથી કરતા હતા અને પાસ થતા હતા. કોચિંગ ક્લાસમાં જવાનું નહીં, ખર્ચા કરવાના નહીં, ઘર છોડવાનું નહીં, હાથ પડે બાના હાથનો રોટલો ખાવા મળે અને ભણવાનું. રેલવેના પ્લેટફોર્મ પરનો ઉપયોગ. ડિજિટલ ઇન્ડિયાની તાકાત જુઓ દોસ્તો. पीएम स्वामित्व योजना, शायद शहर के बहुत कम लोगों का इस पर ध्यान गया है. पहली बार शहरों की तरह गांव के घरों का मैपिंग और डिजिटल लीगल डॉक्यूमेंट ग्रामीणों को देने का काम चल रहा है. ड्रोन गांव के अंदर जाकर के हर घर का ऊपर से मैपिंग करता है, मैप बनाता है, वो कन्विंस होता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है. अब उसके कोर्ट कचहरी के सारे झंझट बंद. ये है डिजिटल इंडिया की ताकत. डिजिटल इंडिया अभियान ने देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बनाए हैं. साथियों, डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही संवेदनशील पहलू भी है. उसकी उतनी चर्चा शायद बहुत ज्यादा होती नहीं है. डिजिटल इंडिया ने खोए हुए अनेक बच्चों को कैसे अपने परिवार तक वापस पहुंचाया, ये जानकर के आपके हृदय को छू जाएगा दोस्तों. अभी मैं और मेरा तो आपसे आग्रह है, जो यहाँ डिजिटल का एग्जीबिशन लगा है, आप जरूर देखिए. आप तो देखिए, अपने बच्चों को लेकर के दोबारा आइए. कैसे दुनिया बदल रही है वहां जाकर के देखोगे तो पता चलेगा. मुझे वहां अभी एक बिटिया से मिलना हुआ. वो बेटी 6 साल की थी तो अपने परिवार से बिछुड़ गई. रेलवे प्लेटफॉर्म पर मां का हाथ छूट गया, वो किसी और ट्रेन में बैठ गई. माता पिता के बारे में छह साल की थी तो अपने परिवार से बिछुड़ गई. रेलवे प्लेटफॉर्म पर मां का हाथ छूट गया, वो किसी और ट्रेन में बैठ गई. माता पिता के बारे में ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करने के बाद अपना संबोधन दे रहे हैं. इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का आप सीधा प्रसारण देख रहे थे और उन्होंने अपने संबोधन में खास तौर पर डिजिटल इंडिया का जो महत्व है उसके बारे में वो विस्तार से बात कर रहे हैं. डिजिटल इंडिया के दौरान उसकी जो उपलब्धियां डिजिटल इंडिया की रही हैं उसके बारे में वो ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से जो तस्वीर है वो भारत की डिजिटल इंडिया की वजह से बदल रही है. किस तरह से इसका इस्तेमाल कर करीब 2.25 लाख. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं. 21वीं सदी में निरंतर आधुनिक होते हुए भारत की कहानी है आज का कार्यक्रम. टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है वो इस कार्यक्रम से पता चलता है. टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की ताकत कि आज वो बच्ची अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने गांव में कोशिश कर रही है। आपको भी ये जानकर के अच्छा लगेगा और मेरी जानकारी है ऐसे अनेक स्थानों से 500 से अधिक बच्चे इस टेक्नोलॉजी की मदद से। साथियों, बीते 8 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने देश में जो सामर्थ्य पैदा किया है उसने कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला करने में भारत की बहुत मदद की है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर डिजिटल इंडिया अभियान नहीं होता तो 100 साल में आई ये सबसे बड़े संकट के समय देश में हम क्या कर पाते हैं। हमने देश की करोड़ों महिलाओं, किसानों, मजदूरों, उनके बैंक अकाउंट में एक क्लिक करके हजारों करोड़ रुपए उनके यहां पहुंचा दिए, उनको जीने की कोई तकलीफ नहीं होने दी। वन नेशन वन राशन कार्ड की मदद से हमने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। ये टेक्नोलॉजी की कमाल है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एफिशिएंट कोविड वैक्सीनेशन और कोविड रिलीफ प्रोग्राम चलाया। आरोग्य सेतु और कोविन ये ऐसे प्लेटफॉर्म है कि उसके माध्यम से अब तक करीब करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज, उसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। कौन रह गया, कहां रह गया, उसकी जानकारी उसके माध्यम से प्राप्त होती है और हम टारगेटेड व्यक्ति को वैक्सीनेशन का काम कर पा रहे हैं। दुनिया में आज भी चर्चा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे लेना। कई दिन निकल जाते हैं, हिंदुस्तान में वो वैक्सीन लगा करके बाहर निकलता है, उसके मोबाइल फोन पर सर्टिफिकेट मौजूद होता है। दुनिया कोविन के द्वारा वैक्सीनेशन का डिटेल सर्टिफिकेट की जानकारी की चर्चा कर रहा है। हिंदुस्तान में कुछ लोग, उनका कांटा इसी बात पे अटक गया कि इस पर मोदी की फोटो क्यों है। इतना बड़ा ख्वाब, उनका दिमाग वही अटक गया। साथियों, भारत का डिजिटल फिनटेक सॉल्यूशन, और आज युग फिनटेक का है, इसके विषय में भी मैं कहूंगा। कभी पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या वो बोले हैं। आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का यही तो हाल होता है जी। फिनटेक, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज पूरी दुनिया इसको आकर्षित हो रही है। वर्ल्ड बैंक समेत सबने ये उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी सराहना की है। और मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ एक प्रदर्शनी में एक पूरा फिनटेक डिवीजन है। ये कैसे काम करते हैं उसका आपको वहां देखने को मिलेगा। किस प्रकार से मोबाइल फोन पर पेमेंट होते हैं, कैसे पैसे आते हैं जाते हैं, सारा वैसे आपको यहां देखने को मिलेगा। और मैं कहता हूं ये फिनटेक का जो प्रयास हुआ है, ये सही मायने में बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, इसका उत्तम से उत्तम समाधान है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो भारत की अपनी है, यानी बाय द पीपल। देशवासियों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, यानी ऑफ द पीपल। इसने देशवासियों के लेन देन को आसान बनाया, यानी फॉर द पीपल। इसी वर्ष मई के महीने में भारत ने हर मिनट, गर्व करेंगे दोस्तों आप, भारत ने हर मिनट में 1,30,000 से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। हर सेकंड औसतन
2200 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए प्रति सेकंड। यानी अभी जो मैं आपसे भाषण कर रहा हूं, जब तक मैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इतने शब्द बोलता हूं, इतने समय में यूपीआई से 7000 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं जो 2 शब्द बोल रहा हूं इतने समय में, ये काम आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो रहा है। और साथियों, आपको गर्व होगा, भारत के कोई कहता है अनपढ़ है, टिकना है, फलाना है, ये है, वो है, पता सो बताता है। वो देश की ताकत देखिए, मेरे देशवासियों की ताकत देखिए। दुनिया के समृद्ध देश, उनके सामने मेरा देश जो डेवलपिंग कंट्री की दुनिया में है, दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन हमारे हिंदुस्तान में होता है दोस्तों। इसमें भी भीम यूपीआई आज सरल डिजिटल ट्रांजैक्शन का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। और सबसे बड़ी बात, आज किसी मॉल के भीतर बड़े बड़े ब्रांड्स बेचने वाले के पास ट्रांजैक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी आज उसके सामने रेहड़ी पट्टी वाला और ठेला वालों बैठो है ना अपने फुटपाथ पर, 700-800 रुपया कमाते हो, ऐसा मेहनतकश मजदूर के पास भी वही व्यवस्था है जो बड़े बड़े मॉल में अमीरों के पास है। वरना वो दिन भी हमने देखे जब बड़ी बड़ी दुकानों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड चलते थे और रेहड़ी ठेले वाला साथी ग्राहक के लिए छूटे पैसे की तलाश में ही रहता था। और अभी तो मैं देख रहा था, एक दिन बिहार का कोई प्लेटफॉर्म पर कोई भिक्षा मांग रहा था, तो वो डिजिटल पैसे लेता था। वो अपना क्यूआर कोड बताता था। अब देखिए भाई, दोनों हर एक के पास, अमीर हो या गरीब हो, है। इसलिए आज दुनिया के विकसित देश हो या फिर वो देश जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए यूपीआई जैसे भारत के डिजिटल प्रोडक्ट आज आकर्षण का केंद्र है। हमारे डिजिटल सॉल्यूशंस में स्केल भी है, ये सिक्योर भी है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी है। हमारा ये जो गिफ्ट सिटी का काम है ना, मेरे शब्द लिख के रखिए दोस्तों, और मेरा 2005 या 6 का भाषण है वो भी सुन लीजिए। उस समय जो मैंने कहा था कि गिफ्ट सिटी में क्या क्या होने वाला है, आज वो धरती पर उतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में फिनटेक की दुनिया में, डेटा सिक्योरिटी के विषय में, फाइनेंस की दुनिया में गिफ्ट सिटी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ये सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बन रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया भविष्य में भी भारत की नई अर्थव्यवस्था का ठोस आधार बने, इंडस्ट्री 4.0 में भारत को अग्रणी रखे, इसके लिए भी आज अनेक प्रकार के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। आज एआई, ब्लॉकचेन, AR, VR, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, ऐसे अनेक न्यू एज इंडस्ट्रीज के लिए 100 से अधिक स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं देश भर में। हमारा प्रयास है कि विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर आने वाले 4-5 सालों में 14-15 लाख युवाओं को फ्यूचर स्किल्स के लिए रीस्किल और अपस्किल किया जाए, उस दिशा में हमारा प्रयास है। इंडस्ट्री 4.0 के लिए जरूरी स्किल्स तैयार करने के लिए
आज स्कूल के स्तर पर भी फोकस है। करीब 10,000 अटल टिंकरिंग लैब में आज 75 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं। अभी मैं यहां प्रदर्शनी देखने गया था, मेरे मन को इतना आनंद हुआ कि दूर सुदूर कोई ओडिशा की बेटी है, कोई त्रिपुरा की बेटी है, कोई उत्तर प्रदेश के कोई इंटीरियर गांव की बेटी है, वो अपनी प्रोडक्ट लेकर के आई है। 15 साल, 16 साल, 18 साल की बच्चियां दुनिया की समस्याओं का समाधान लेकर के आई हैं। आप जब उन बच्चियों से बात करोगे तो आपको लगेगा ये मेरे देश की ताकत है। दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब के कारण स्कूल के अंदर ये जो वातावरण बना है, उसी का ये नतीजा है कि बच्चे बड़ी बात लेकर के, यानी डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में हम जो इक्विपमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं। इतने कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहा था। यानी ये सामर्थ्य जब देखते हैं तो विश्वास और मजबूत हो जाता है। ये देश सपने साकार करके रहेगा, संकल्प पूरे करके रहेगा। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी माइंडसेट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क देश में तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी पीएम दिशा देश में डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने का एक अभियान चला रहा है। अभी तक इसके 40,000 से अधिक सेंटर देश भर में बन चुके हैं और 5 करोड़ से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। साथियों, डिजिटल स्किल्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टेक्नोलॉजी के सेक्टर में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के लिए अनेक विविध दिशाओं में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। स्पेस हो, मैपिंग हो, ड्रोन हो, गेमिंग और एनिमेशन हो, ऐसे अनेक सेक्टर जो फ्यूचर डिजिटल टेक को विस्तार देने वाले हैं, उनको इनोवेशन के लिए खोल दिया गया है। इनस्पेस, अब इनस्पेस का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में बना है। इनस्पेस और नई ड्रोन पॉलिसी जैसे प्रावधान आने वाले वर्षों में भारत के टेक पोटेंशियल को इस दशक में नई ऊर्जा देंगे। मैं जब यहां इनस्पेस के हेडक्वार्टर के उद्घाटन के लिए आया था पिछले महीने, तो कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हुई, स्कूल के बच्चे थे। वे सैटेलाइट छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे वहां बताया गया कि हम आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त स्कूल के बच्चों द्वारा बनाए 75 सैटेलाइट आसमान में छोड़ने वाले, अंतरिक्ष में छोड़ने वाले हैं। ये मेरे देश की स्कूल की शिक्षा में हो रहा है। दोस्तों, साथियों, आज भारत अगले 3-4 साल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को $300 बिलियन से भी ऊपर ले जाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। भारत चिप टेकर से चिप मेकर बनना चाहता है। सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम से भी इसमें मदद मिल रही है। यानी मेक इन इंडिया की शक्ति और डिजिटल इंडिया की ताकत की डबल डोज भारत में इंडस्ट्री 4.0 को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। आज का भारत उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिसमें नागरिकों को योजनाओं के लाभ के लिए, दस्तावेजों के लिए
सरकार के पास फिजिकल रूप में आने की जरूरत नहीं होगी। हर घर में पहुंचता इंटरनेट और भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की विविधता भारत के डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति देगी। डिजिटल इंडिया अभियान ऐसे ही नए नए आयाम खुद में जोड़ता चलेगा। डिजिटल स्पेस में ग्लोबल लीडरशिप को दिशा देगा। और मैं आज, समय मेरे पास कम था, मैं हर यूनिट को नहीं देख पाया, लेकिन शायद 2 दिन भी कम पड़ जाए, इतनी सारी चीजें हैं वहां। और मैं गुजरात के लोगों से कहूंगा कि मौका मत छोड़िए। आप जरूर अपने स्कूल कॉलेज के बच्चों को वहां ले जाइए। आप भी समय निकाल के जाइए। एक नया हिंदुस्तान आपके आंखों के सामने दिखाई देगा और सामान्य मानवीय के जीवन की जरूरतों से जुड़ा हुआ हिंदुस्तान दिखेगा। एक नया विश्वास पैदा होगा, नए संकल्प घड़े जाएंगे और आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का विश्वास लेकर के डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी देश भविष्य का भारत, आधुनिक भारत, समृद्ध और सशक्त भारत उस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। इतने कम समय में जो प्राप्त किया है, भारत के पास टैलेंट है, भारत के नौजवानों का सामर्थ्य है, उन्हें अवसर चाहिए। और आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की जनता पे भरोसा करती है, देश के नौजवान पे भरोसा करती हैं और उसको नए प्रयोग करने के लिए अवसर दे रही हैं। और उसी का परिणाम है कि देश अनेक दिशाओं में अभूतपूर्व ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इस डिजिटल इंडिया वीक के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले 2-3 दिन तो ये शायद प्रदर्शनी चालू रहेगी, उसका लाभ आप लोग लेंगे। फिर से एक बार मैं भारत सरकार के विभाग का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम की रचना की। मुझे आज मैं सुबह तेलंगाना था, फिर आंध्र चला गया और फिर यहाँ आपके बीच आने का मुझे मौका मिला और अच्छा लगता है। आप सबका उत्साह देखता हूँ, उमंग देखता हूँ तो और आनंद आता है। तो इस कार्यक्रम को गुजरात में करने के लिए मैं डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ और इतना शानदार कार्यक्रम करने के लिए अभिनंदन करता हूँ। और देश भर के नौजवानों के लिए ये प्रेरणा बन के रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप जो हार्दिक धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए सहृदय धन्यवाद। करतल ध्वनि के जोरदार उद्घोष के साथ धन्यवाद करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे गुजरात के गांधीनगर से, जहां पर डिजिटल इंडिया वीक 2022 का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और उन्होंने कुछ खास बातें जो कहीं, वो एक तो सबसे पहले इस आयोजन की उन्होंने बार बार तारीफ की और